नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। मैं पायल भुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हैनोवर मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया और वादा किया कि वो भारत में व्यापार के लिए और अच्छे हालात बना रहे हैं। राउंड टेबल में 15 CEO से एक साथ बातचीत करने के बाद मोदी उनसे अलग से भी मिले। बिजनेस लीडर्स को आश्वासन देते हुए मोदी ने कहा कि वो इन कदमों को लागू करने पर खुद नजर रखे हुए हैं। मोदी ने खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गंगा की सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्रों में अवसरों का जिक्र किया। We must turn our industry into a manufacturing hub for the world and an engine for employment at home. Make in India is not a brand, nor is it simply a slogan on a smart lion. It is a new national movement. हैनोवर मेले में भारत का रंग खूब दिखा। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय रंगों के साथ हुई, जिसमें भारतीय कला और नृत्य के साथ साथ मेक इन इंडिया की थीम को दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक मेले में पेश किया गया। भारत 13 से 17 अप्रैल तक चलने वाले हैनोवर मेले में पहली बार देश के रूप में बड़े स्तर पर भागीदारी कर रहा है। मोदी और मर्केल भारत पवेलियन का आज उद्घाटन करेंगे। हैनोवर मेले में भारत योग से लेकर उद्योग तक अपनी ताकत दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक मेले हैनोवर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मर्केल के साथ बैठकर लेजर शो का लुत्फ उठाया। बता दें कि विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक मेले हैनोवर मेले में हर बार एक देश सहयोगी देश के रूप में शिरकत करता है। इस बार भारत सहयोगी देश बना है। इससे पहले 2006 में भी भारत साझेदार देश के नाते भाग ले चुका है। जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वालों ने सड़कों पर मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। हैनोवर में पहुंचे पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ खड़ी थी। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। वो लोगों से दिल खोलकर मिले। पीएम मोदी ने कई लोगों से हाथ मिलाया और ऑटोग्राफ भी दिए। भीड़ में से कईयों ने पीएम मोदी के पैर छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के हैनोवर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी ने महात्मा की मूर्ति का अनावरण कर उस पर फूल अर्पित किए। इससे पहले पीएम मोदी ने सिटी हॉल में भारतीय छात्रों से मुलाकात की। सिटी हॉल में जुटे भारतीयों में पीएम मोदी को देखने के लिए खासा उत्साह था। सिटी हॉल पहुंचने पर मोदी का स्वागत वहां के मेयर ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन कंपनियों के CEO से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश को लेकर चर्चा हुई। आज पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे हैनोवर मेले में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद करीब 2 बजे वो इंडो जर्मन समिट का शुभारंभ करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचेंगे, जहां वो सीमेन टेक्निकल एकेडमी जाएंगे। इसके बाद रात 9:30 बजे मोदी जर्मनी के अर्थ और ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज का आखिरी कार्यक्रम देर रात करीब 11 बजे भारतीय राजदूत के यहाँ होगा। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नेताजी के पड़पोते सूर्य बोस ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर वो अपने परिवार से जुड़े क्लासिफाइड दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की गुजारिश करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आजादी के कई साल बाद तक उनके और उनके परिवार पर नजर रखी जा रही थी। I remember in the 70s and 80s when I gave talks at the university or in organization or smaller groups, there used to be somebody from the embassy, a raw representative from the embassy, because I knew them. I don't know what interest they had in my lectures. But they had not disguised themselves convincingly enough? You knew them to be raw? No, I knew them to be raw. That in the embassy, it's not that big a staff. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते सूर्या बोस से मुलाकात करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को IB की 2 फाइलों से जवाहरलाल नेहरू द्वारा सुभाष चंद्र बोस और उनके परिवार पर जासूसी करवाने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद बोस के परिजनों ने इस जासूसी प्रकरण पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। अब बोस के परिजन अपनी शिकायत लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले में जांच की मांग करेंगे। IBN 7 के स्ट्रिंग हेल्पलेस हेल्पलाइन पर दिल्ली पुलिस ने IBN 7 से फोन पर कहा कि वो बाकायदा इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि किसी भी रेड़ी पटरी वाले को उनकी जगह से हटाया नहीं जाएगा।
कोई भी पुलिस वाला यदि किसी अवैध निर्माण वाली जगह पर जाकर पैसे मांगता है तो उसे कतई पैसे न दे और इसकी सूचना पुलिस को दे। इसके लिए पुलिस ने बाकायदा एक नंबर भी जारी किया है और दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। IBN 7 ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई हेल्पलाइन 1031 की पड़ताल की। अंडरकवर रिपोर्टर ने खुफिया कैमरे के साथ दिल्ली के लोगों की इस पर राय ली। बहुत से लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है बल्कि उसके तरीके बदल गए हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें इस हेल्पलाइन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस मुहिम का असर जानने के लिए हमने भी हेल्पलाइन 1031 पर एक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हमें जवाब मिला कि अगर आपके पास स्टिंग ऑपरेशन नहीं है तो हमें क्षमा कीजिए। असली सवाल तो यह है कि अगर किसी शख्स के पास स्टिंग ऑपरेशन नहीं है तो क्या दिल्ली सरकार उसकी कोई मदद नहीं करेगी? अगर किसी के पास रिश्वतखोर के खिलाफ सबूत नहीं है तो क्या केजरीवाल चुपचाप बैठे रहेंगे? अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग वाला फोन नहीं है तो रिश्वत देना उसकी मजबूरी बन जाएगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधा है। शिवसेना के संजय राउत ने मुखपत्र सामना में लिखे अपने लेख में बाल ठाकरे का हवाला देते हुए लिखा है कि मुसलमानों का मताधिकार वापस ले लेना चाहिए, तब जाकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश से खत्म की जा सकेगी। इतना ही नहीं, संजय राउत ने अपने कॉलम में MIM के ओवैसी बंधुओं को सपोले तक बताया। मुंबई में ओवैसी की उछलकूद शीर्षक से सामना में लिखे गए इस लेख में संजय राउत ने लिखा है कि ओवैसी बंधु मुंबई में उछलकूद करके लौट गए हैं। ये सब सौदेबाजी मुसलमानों के वोटों के लिए हो रही है। मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए उपलब्ध होंगे तो ये समाज हमेशा गर्त में ही रहेगा और उनके नेता अमीर बनेंगे। सामना में संजय राउत के लिखे लेख में मुसलमानों के वोट का अधिकार खत्म किए जाने की बात पर राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने शिवसेना पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए इस तरह की मांग को हास्यास्पद बताया है। वहीं MIM विधायक इम्तियाज जलील ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का हक है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक इस तरह के बयान नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए देते हैं। वहीं NCP नेता नवाब मलिक ने ऐसे बयानों को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाल ने ये शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच संजय राउत अपने बयान पर कायम है। वहीं शिवसेना ने इस मुद्दे पर विरोध बढ़ता देख अपने रुख में नरमी लाई है। शिवसेना की विधान परिषद सदस्य और प्रवक्ता नीलम गौरे ने कहा है कि लेख में ऐसा नहीं कहा चाहा गया है कि मुसलमानों के मताधिकार को छीन लिया जाए। गौरे ने यह भी कहा कि लेख को समग्र नजरिए से देखा जाना चाहिए और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्री आजम खान ने एक बार फिर मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। आजम खान ने कहा है कि मीडिया न देश ने की इज्जत करता है और न रिश्तों की। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज जनता है, मीडिया नहीं। मीडिया सिर्फ कारोबार कर रहा है। कांकेर जिले में कोरर के नजदीक बरबसपुर लौह खदान के पास नक्सलियों ने 20 से 25 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये गाड़ियां खदानों के काम में लगाई गई थी और कच्चा लोहा लेकर निकलने ही वाली थी कि वहां अचानक पहुंचे 200 से अधिक बंदूकधारी नक्सलियों ने सभी गाड़ियों में आग लगा दी। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर नक्सली फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया है और सरकार उन जवानों का ख्याल रखेगी। इससे पहले शहीद जवानों के शव भारी सुरक्षा के बीच जंगल से लाए गए। जवानों के शव लाने में करीब 300 जवानों की टीम को लगाया गया था। पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। आपको बता दें कि रविवार को हुए इस नक्सली हमले में पुलिस के 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 10 जवान घायल हुए थे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने मीडिया पर एक बार फिर निशाना साधा है। सिंह ने कहा है कि उन पर दबाव बनाने के लिए हथियार लॉबी के शय पर मीडिया का एक हिस्सा उनके खिलाफ एक कपटी अभियान चला रहा है। सिंह ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया है। सिंह ने साजिश में एक पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वहीं BEA ने इस बयान को नकार दिया है। मशहूर गायक मेगा सिंह एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ झगड़े और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान मीका ने स्टेज पर ही एक साइंटिस्ट को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीकांत ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मीका के खिलाफ धारा 342 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। यही नहीं, मीका सिंह की तरफ से भी पुलिस में शिकायत की गई है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। किसानों के कुछ संगठनों ने इस अध्यादेश को चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस कानून से करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है और ऐसे में इस नाजुक मामले पर सरकार को बार बार अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसानों को इस अध्यादेश के कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच गया है। काला हिरण केस में अभिनेता सलमान खान के विरुद्ध चल रहे आर्म्स एक्ट मामले में आज जोधपुर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाह भवानी सिंह, मान सिंह, वीरेंद्र सिंह और कैलाश गिरी को पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस केस में इन चारों की गवाही बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि सलमान खान पर अवैध हथियार रखने और उनसे शिकार करने को लेकर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों को शादीशुदा माना जाएगा। इस फैसले के तहत आदमी की मौत के बाद साथ रहने वाली महिला भी उसकी संपत्ति की हकदार होगी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में किसानों को उनकी बर्बाद फसल के बदले मुआवजे के रूप में भारी मजाक किया जा रहा है। किसानों को मुआवजे के रूप में 75, 100, 125, 150 और 230 रुपए के चेक दिए गए हैं। अब किसान यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इन पैसों से वो क्या करें। यही नहीं, कई चेक ऐसे भी बने हैं जिनके पाने वाले खेती से नाता ही नहीं रखते। एक ग्राम प्रधान का कब्रिस्तान है जिसमें खेती नहीं होती, लेकिन 8 लोगों का चेक बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात से तबाह हुई फसलों के बाद खुदकुशी कर रहे किसानों को लेकर यूपी के राज्यपाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राज्यपाल राम नाईक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में फसलों की बर्बादी का सही आकलन नहीं किया जा रहा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वो सही आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाएं। उधर केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भी किसानों को खुद के भरोसे रहने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि किसानों पर भगवान की मार पड़ती है और सरकार की भी मार पड़ती है, तो ऐसे में उन्हें खुद पर ही भरोसा रखना चाहिए। गाजियाबाद के कौशाम्बी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से कुछ दूरी पर ही बदमाशों ने एक 4 साल की बच्ची को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने माता पिता के साथ बाइक पर जा रही थी। उसी वक्त चेन छीनने वालों ने उसकी मां से चेन छीनकर फरार होने की कोशिश की। आगे ट्रैफिक में फंसने के चलते बदमाश रुक गए तो बच्ची के पिता ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक बदमाश ने गोली चला दी जो बच्ची को लगी। फिलहाल बच्ची अस्पताल में भर्ती है, जहाँ डॉक्टर उसकी हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं। यूपी के इलाहाबाद में छेड़छाड़ से तंग आकर 12 साल की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा के घर के पास रहने वाला एक युवक रोज उससे छेड़खानी करता था। इस बात की शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने की वजह से आरोपी युवक लगातार लड़की को छेड़ता रहा। छेड़खानी से परेशान होकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की खबर के बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई है और पुलिस की 2 टीमें आरोपी की खोजबीन में लगी हुई हैं। भारत की सानिया मिर्जा महिला डबल्स रैंकिंग में मार्टिना हिंगिस के साथ दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। फैमिली सर्कल कप के फाइनल में जीत दर्ज करते ही सानिया दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई। फाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी ने डेलाक्वा और दारिया जुराक की जोड़ी को हरा दिया। डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली सानिया पहली भारतीय महिला हैं। स्लोवाकिया की अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर सानिया ने केसी दारिजा की जोड़ी को 6-0, 6-4 से हरा दिया। 3 ग्रैंड स्लैम मिलाकर सानिया का ये 26वां महिला डबल्स खिताब है। आईपीएल में रविवार को खेले गए पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने बेहद ही रोमांचक मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स को 3 विकेट से हरा दिया। 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20वीं ओवर के आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। राजस्थान के लिए रहाणे ने 47 रनों की पारी खेली, जबकि जीत के हीरो दीपक हुड्डा रहे, जिन्होंने 25 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली। दिल्ली के लिए इमरान ताहिर ने 4 विकेट लिए, जबकि अमित मिश्रा को 2 विकेट हासिल हुए। रविवार को ही खेले गए दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस को किंग्स 11 पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पंजाब ने पहले खेलते हुए मुंबई को 178 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में मुंबई 7 विकेट खोकर 159 रनों तक ही पहुंच पाई। मुंबई की ओर से हरभजन ने सिर्फ 24 गेंदों पर 64 रन बना डाले, लेकिन भज्जी के अलावा कोई भी खिलाड़ी कुछ कमाल नहीं कर सका। इस सीजन में मुंबई की ये लगातार दूसरी हार है। आईपीएल में आज सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा। ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। मैच रात 8 बजे बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए दावा पेश कर दिया है। हिलरी ने रविवार को एक वीडियो जारी करते हुए अपने अभियान की वेबसाइट शुरू की।
अभिनेता शाहरुख खान ने मल्टीप्लेक्सेस में प्राइम टाइम में मराठी फिल्में दिखाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्देश का स्वागत किया है। दिल्ली आए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा है कि ऐसा करने से यकीनन रीजनल सिनेमा को प्रोत्साहन मिलेगा।